बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने टेस्ट योरसेल्फ 8.3 कंप्लीट की थी। आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज। मैं हाफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज करूंगी और बाकी जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे ताकि आपको इस चीज़ को समझना ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो बच्चों एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। मेटल्स कैन फॉर्म आयंस कैरिंग चार्जेस। उन्होंने पूछा कि मेटल्स किस तरह के आयन बना सकते हैं कैरिंग चार्जेस। मीन के जब वो आयंस बना रहे हैं तो किस किस्म के उनके ऊपर जो चार्ज होंगे वो किस तरह के होंगे। मीन्स क्या हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज ही बनाते हैं। तो अब उन्होंने पूछा है कि आप वो यूनिपॉजिटिव बनाएंगे, डायपॉजिटिव बनाएंगे, ट्राईपॉजिटिव बनाएंगे या फिर ऑल ऑफ देम। तो बेसिकली उन्होंने पूछा कि जब अपना मेटल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है उसके पॉजिटिव आता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर सोडियम पॉजिटिव मीन यूनिपॉजिटिव। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आता है मैग्नीशियम 2+। एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आता है एल्यूमिनियम 3+। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों तरह के आयंस बना सकते हैं और इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद अ ब्रिक रेड फ्लेम। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने का सिर्फ यही हल है कि आप एक स्पेसिफिक मेटल्स की प्रॉपर्टीज याद करो। जब हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो हर एक मेटल की आगे प्रॉपर्टीज लिखी थी। डू यू नो के अंदर भी उसको हम इंशाल्लाह अपने एनालिटिकल कोर्स के अंदर कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कोर्स के अंदर उन चीजों को। तो आपने वो चीजें याद रखनी है, ठीक है। कि सोडियम अपने पास येलो फ्लेम दे रहा है, मैग्नीशियम कौन सा फ्लेम दे रहा है, आयरन कौन सा दे रहा है और कैल्शियम कौन सा फ्लेम दे रहा है। तो बच्चों इसका आंसर है कैल्शियम। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। उन्होंने पूछा है सोडियम जो होता है वो बहुत ज्यादा एक रिएक्टिव मेटल है लेकिन ये रिएक्ट किसके साथ नहीं करता, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ या फिर फास्फोरस के साथ। बच्चों इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि सोडियम जो है वो रिएक्टिव मेटल तो है लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो बच्चों आपको पता है जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पा रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल की तो हमने देखा था कि सोडियम जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। उन्होंने पूछा कि सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम। तो आपको पता है कि लिथियम जो है सबसे लाइटेस्ट मेटल है पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्योर अल्कली मेटल्स कैन बी कट सिंपली बाय नाइफ बट आयरन कैनॉट बिकॉज ऑफ अल्कली मेटल्स है। उन्होंने पूछा कि जो सिंपल या प्योर अल्कली मेटल्स होते हैं उनको आप नाइफ से कट कर सकते हो। मीन्स के सोडियम होता है वो इतना नाजुक होता है या पोटेशियम जो होता है उसको आप नाइफ से कट कर सकते हो। लेकिन जो आयरन होता है हमारे पास वो बेशक अल्कली मेटल्स के अंदर आता है लेकिन उसको कट नहीं कर सकते हो नाइफ के साथ। क्यों नहीं कर सकते हो? तो बच्चों इसका आंसर आता है वीक मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर। आयरन के अंदर जो होती है मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है बहुत ज्यादा वीक होती है जिसकी वजह से आप इसको नाइफ के साथ कट नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मैलिएबल। उन्हें पूछा है कि इसके अंदर सबसे लेस मैलिएबल कौन है। लेस मैलिएबल का बच्चों क्या मतलब होता है, ऐसी चीज इसको आप क्या कर सकते हो, इसको मतलब कि हैमरिंग के साथ इसको एक फॉर्म ऑफ शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। डक्टिलिटी क्या होती है उसको वायर्स के अंदर कन्वर्ट करना और मैलिएबिलिटी क्या होती है उसको फॉर्म ऑफ शीट्स के अंदर कन्वर्ट करना। सोडियम, आयरन और गोल्ड और सिल्वर। उन्होंने पूछा कि इन चारों में के अंदर आप किसको जो होता है वो लेस मैलिएबल होता है उसको नहीं कर सकते। तो बच्चों इसका आंसर है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 7 इज मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजिली बिकॉज। मेटल्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन इजिली क्यों लूज कर देते हैं। बच्चों आपको पता है जिस तरह नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, सेम इसी तरह मेटल्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको बारहा बताया है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर के ऊपर। तो इसका आंसर है बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल। उन्होंने पूछा कि इसमें से ब्रिटल कौन सा। मैंने ब्रिटल के बारे में आपको पहले ही बताया था, ब्रिटल ऐसी चीज होती है जिसको थोड़ा सा आप जोर लगाओ तो वो टूट जाती है। तो देखो सोडियम, एल्यूमिनियम, सेलेनियम या मैग्नीशियम। तो बच्चों इसका आंसर है सेलेनियम। सेलेनियम हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो कि क्या होता है, ब्रिटल है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है। सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन या फिर कार्बन। तो आपको बच्चा जो आयोडीन होता है हमारे पास वो लस्ट्रस एक नॉन मेटल है। यहां पर बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर कार्बन उन्होंने दिया हुआ है, कार्बन बच्चों लस्ट्रस नहीं है। लेकिन अगर कार्बन के हम एलोट्रोप्स की बात करें, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फिर डायमंड जो था वो हमारे पास लस्ट्रस था। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इन नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास जो आयोडीन होता है वो लस्ट्रस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमली हार्ड। उन्होंने कहा है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं लेकिन कुछ जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड है। तो आपने बताना है कौन से हैं, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, आयोडीन और डायमंड। अब देखो यहाँ पर बच्चों उन्होंने कार्बन की 2 फॉर्म दे दी है, ग्रेफाइट भी दी है और डायमंड भी दी है। तो आपको पता है कि
ग्रेफाइट जो होता है वो इतना नाजुक होता है कि जैसे पेंसिल का सिक्का होता है, आप उसको आराम से तोड़ देते हो। लेकिन डायमंड जो इतना ज़्यादा सख्त किस्म का होता है कि आप उसको हैमर से क्या करो, उसको हिट करो तो क्या होता है कि हैमर टूट जाती है, लेकिन डायमंड ब्रेक नहीं होता। तो इसका आंसर है डायमंड। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। बच्चों इस क्वेश्चन ने पूछा है कि HCl के साथ कौन सा ऐसा सब्सटेंस है या मेटल है या नॉन मेटल जो कि इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। रिएक्शन का बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है कि उसने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो आपको पता है कार्बन जो होता है वो रिप्लेस नहीं कर सकता यहाँ से हाइड्रोजन को, मीन्स कि इसके साथ खुद बर्न नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या है, कार्बन। और इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर एक और लिख लो, कार्बन और मरकरी, ये दो आपके पास ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं हाइड्रोजन को इन हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर, मींस कि एसिड के अंदर इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन के बाद आते हैं। ओके बच्चों, एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके बच्चों, एमसीक्यूज हम सोल्व कर रहे हैं, अब हम देखते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। उन्होंने पूछा कि जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की वो इंक्रीज क्यों करती है डाउन द ग्रुप के अंदर, मींस कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो रिएक्टिविटी जो है वो मेटल्स की वो क्यों इंक्रीज कर रही है। आंसर है द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, दिस इज बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, मींस कि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी इंक्लूड हो सकता है, उनका एटॉमिक साइज भी इंक्लूड हो सकता है। मैंने आपको जो लेक्चर दिया है मेटल्स के बारे में, अब वो लेक्चर लाजमन देखो, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं। यहाँ पर तो सिर्फ उन्होंने आपको इनिशियल एक लोअर आयनाइजेशन एनर्जी का बताया जो कि आपकी बुक में मेंशन है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए ये कोई मेथड नहीं होता कि आप 2 लाइनें लिखा हुआ जाकर, आपने पूरा एक्सप्लेन करना होता है अपनी बात को। इतना शॉर्ट भी चीज होनी चाहिए और एक पूरा उसका मतलब कि आपको थीम भी मिल जाए उस आंसर का। चेकर को आपने लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनानी, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने एक फैक्टर लिखे आयनाइजेशन एनर्जी का, इसके अंदर एटॉमिक साइज भी आ सकता है, उसका एटॉमिक नंबर भी आ सकता है, शील्डिंग इफेक्ट भी आ सकता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी आ सकती है, सारे पॉइंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल्स का आ सकता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी मेटल्स वाली वीडियो लाजमन देखो और जो उसके अंदर मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको इस क्वेश्चन के अंदर लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उन्होंने पूछा कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ। अब देखो यहाँ पर मैंने 7 to 8 एटलीस्ट प्रॉपर्टीज लिखी है मेटल्स की, ठीक है। आप इसको 4 to 5 तक भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। तो आंसर देखते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। तो आपको पता है कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक क्लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड, they are malleable, can be hammered into thin sheets and ductile, can be done into wires, they give off a tone when hit। मतलब कि वो एक चीज देते हैं, एक टोन, एक स्पेसिफिक शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप उनको हैमरिंग करते हो। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों मेटल के बारे में कि ये सख्त होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल वो चीज होती है जिसको थोड़ी सी फोर्स लगाओ, उसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि जब उसको थोड़ी सी फोर्स लगती है तो वो ब्रेक हो जाती है। सोडियम एंड पोटेशियम आर सो मेटल्स, मतलब कि उन्होंने यहाँ बताया सोडियम और पोटेशियम जो है हमारे पास बहुत वीक मेटल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली। नाइट्रोजन जो होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ डायरेक्टली बॉन्ड क्यों बनाता है। नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली, दिस इज बिकॉज these elements are electropositive or less electronegative than nitrogen. These elements lose electron while nitrogen gains these electrons. All these ionic compounds are called nitrides. Nitrogen form nitride ion N3- है बच्चों, यहाँ पर लिखा नहीं गया। इन these compounds by accepted electrons, उन्होंने यही सिर्फ बताया हुआ है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को पता है क्या है, नाइट्रोजन हमारे पास एक नॉन मेटल है। बच्चों मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अभी अपनी बुक पर लिख भी सकते हो, या आपने अलग से नोट्स बनाए हुए शॉर्टकट आंसर के, वहां पर आप इस आंसर को लिख सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि नाइट्रोजन होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्ड क्यों करता है। तो आपको पता है नाइट्रोजन होता है वो एक नॉन मेटल है, उसके पास डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने होते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या होता है, एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने चाहते हैं, वो कहते हैं बस हमसे ले लो। तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो होते हैं वो एक्सेप्ट करता है उससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास नाइट्राइड्स बनते हैं, मीन N3- आयन बनता है। और इस वजह से क्या होता है कि ये उन्होंने यही रीजन बताइए कि जो नाइट्रोजन होता है वो कंपाउंड बनाता है किसके साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डायरेक्टली। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन जो है मैग्नीशियम इज हायर देन फर्स्ट वन। उन्होंने पूछा कि जो सेकंड आयनाइजेशन जो होती है मैग्नीशियम की क्यों हायर होती है फर्स्ट वन से। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाला तो मैग्नीशियम से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होता है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। तो सारी बात है, जितना वो स्ट्रांगली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा उतनी ही आपको डबल फोर्स या एनर्जी देनी पड़ेगी कि उस इलेक्ट्रॉन्स को आप वहां से निकाल सको बाहर। The second ionization of magnesium is higher than first ionization energy. This is because after the removal of first electron, the nuclear charge is increased due to which the size of magnesium ion is decreased. Hence, much more energy is required to remove the second electron. ये था इस क्वेश्चन के अंदर इसका पूरा आंसर।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको एमसीक्यूज भी अच्छी तरह डिटेल में सॉल्व करवाए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी एटलीस्ट मैंने आपको 4 ही करवाए हैं ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो इंशाल्लाह हम कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।